हेलो फ्रेंड्स, लूसेंट सीरीज़ में आप सभी को स्वागत है। हम लोग बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का चैप्टर वाइज और पेज वाइज ऑब्जेक्टिव्स देख रहे थे और पिछले क्लास में हम लोग बेसिक बायोलॉजी कंप्लीट किए थे और उसमें कुछ रह गई थी। लगभग 50 क्वेश्चन के आसपास हम लोग कंप्लीट किए थे और 50 क्वेश्चन के आसपास इस सीरीज में भी हैं। तो आइए ज्वाइन करते हैं इस सीरीज़ को और देखते हैं क्या सब क्वेश्चन हैं। और ये रिवीजन का एक बेस्ट तरीका है, इसलिए सभी लोग आप उसमें जुड़िए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और रिवीजन करने के लिए ये हमेशा आपके लिए सार्थक साबित। पहला क्वेश्चन है इसमें, 1735 ईस्वी में प्रकृति के वर्गीकरण के संदर्भ में कैरोलस लिनियस का नाम किस पुस्तक से जुड़ा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिस्टम का नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल स्तरीय जीव विज्ञान के अनुसार लिनियस द्वारा प्रतिपादित दो जगत वर्गीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा जगत शामिल नहीं था? रिपीट करते हैं, स्कूल स्तरीय जीव विज्ञान के अनुसार लिनियस द्वारा प्रतिपादित दो जगत वर्गीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा जगत शामिल नहीं था? ऑप्शन देख लेते हैं, पादप जगत, ऑप्शन बी है जंतु जगत, ऑप्शन सी है प्रोटिस्टा और ऑप्शन डी हो जा रही है ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगी प्रोटिस्टा। ऑप्शन नंबर सी, प्रोटिस्टा इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्यापक प्राकृतिक वर्गीकरण में सिस्टम नेचर के अंतर्गत लिनियस ने निम्नलिखित में से किसे भी अलग श्रेणी में रखा था? फिर से सुनिएगा, व्यापक प्राकृतिक वर्गीकरण में सिस्टमा नेचर के अंतर्गत लिनियस ने निम्नलिखित में से किसे भी अलग श्रेणी में रखा था? ऑप्शंस देख लेते हैं, मिनरल्स, वायरस, फंगी और प्रोटिस्टा। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खनिज। वास्तव में प्रकृति के तीन जगतों का वर्गीकरण जिसमें पादप, जंतु एवं प्रोटिस्टा शामिल थे, किसने प्रतिपादित किया था? रिपीट करते हैं, वास्तव में प्रकृति के तीन जगतों का वर्गीकरण जिसमें पादप, जंतु एवं प्रोटिस्टा शामिल थे, किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शंस देख लेते हैं, लिनियस, अरस्तु, अर्नेस्ट हैकेल और विकिटर्स ने। इसका सही आंसर सी हो जाएगी, अर्नेस्ट हैकेल जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं, पादप, जंतु एवं प्रोटिस्टा वाले तीन जगत वर्गीकरण यानी कि 3 किंगडम क्लासिफिकेशन का प्रस्ताव किस वर्ष किया गया था? ऑप्शंस देखते हैं, 1735, 1758, 1801 और 1866। तो सही आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी, 1866। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो अरस्तु आधुनिक वर्गीकरण का पिता पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है लिनियस द्विनाम पद्धति, ऑप्शन सी है हैकेल जी को इसका सिद्धांत से संबंधित है। ऑप्शन डी हो जा रही है स्वान प्रकृति वर्ण सिद्धांत। तो इसका सही आंसर हो जाएगी, सही चुननी है आपको तो लिनियस द्विनाम पद्धति, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगी, ये इनसे संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अशुद्ध सुमेलित है, मतलब इनकरेक्ट खोजनी है। ठीक, मेंडल जी आनुवांशिकता के सिद्धांत के लिए, डी ब्रेज उत्परिवर्तन सिद्धांत के लिए, वाटसन एवं क्रिक DNA विकुंडल मॉडल के लिए और डार्विन जी उपार्जित लक्षणों का वंशागति के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 4 नंबर ऑप्शन इसका क्या हो जाएगी, डार्विन उपार्जितों के लक्षण के वंशागति के लिए। ठीक, ये अशुद्ध है। 58 नंबर देख लेते हैं, 58 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक का संबंध उपार्जित लक्षणों की वंशागति से है? फिर से क्वेश्चन सुनिएगा, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक का संबंध उपार्जित लक्षणों के वंशागति से है? तो ऑप्शन है लेमार्क, उसके बाद ऑप्शन है मेंडल, मॉर्गन और स्लाइडेन। तो ऑप्शन नंबर ए लेमार्क हो जाएगी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक युग्म का संबंध कोइस्का सिद्धांत से नहीं है? कोइस्का सिद्धांत से नहीं है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं, स्लाइडेन एवं स्वान, ऑप्शन बी है वाटसन एवं क्रिक, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों और ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगी वाटसन एवं क्रिक नहीं पूछा है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? 60 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो ऑप्शंस देख लेते हैं, अरस्तु को आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। ऑप्शन बी है लिनियस ने 5 जगत वर्गीकरण दिया था। ऑप्शन सी है हैकेल ने 1866 में 3 जगत वर्गीकरण का प्रस्ताव किया था और ऑप्शन डी है डार्विन ने DNA द्विकुंडलन मॉडल दिया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी, हैकेल 1866 में 3 जगत वर्गीकरण का प्रस्ताव किया था, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लिनियस के बारे में सही है? पहला ऑप्शन है उन्होंने सिस्टम का नेचर लिखी और वर्गीकरण की आधुनिक नींव रखी। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, उन्होंने प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत दिया। नेक्स्ट ऑप्शन है उन्होंने उपार्जित लक्षणों का वंशागति का नियम दिया। नेक्स्ट ऑप्शन है उन्होंने कोइस्का सिद्धांत दिया। तो आपको इसमें करेक्ट ढूंढनी है, तो करेक्ट हो जाएगी कि उन्होंने सिस्टम का नेचर लिखी और वर्गीकरण की आधुनिक नींव रखी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट।
दिए गए पाठ के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा क्रम सही है, आपको इसका क्रमिक रूप बतानी है। ऑप्शन देख लेते हैं। अरस्तु जीव विज्ञान का जनक, और लिनियस को आधुनिक वर्गीकरण का पिता, और हिकल जी को 3 जगत वर्गीकरण के लिए जाना जाता है। और बी में कर रखा है लिनियस जीव विज्ञान का जनक, अरस्तु द्विपद्धति, और हिकल जी को इसका सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं। डार्विन जी जीव विज्ञान का जनक, लेमार्क आधुनिक वर्गीकरण का पिता, और मेंडल जी को 3 जगत वर्गीकरण। ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं। श्वान जीव विज्ञान का जनक, ग्रीक आधुनिक वर्गीकरण का पिता, और हिकल आनुवांशिकता सिद्धांत। तो इसका सही आंसर हो जाएगी ए। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक, लिनियस को आधुनिक वर्गीकरण का पिता, और हिकल को 3 जगत वर्गीकरण के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। परंपरागत द्विजगत वर्गीकरण का स्थान अंततः किस वैज्ञानिक द्वारा प्रस्तावित 5 जगत प्रणाली ने ले लिया? तो ऑप्शंस देख लेते हैं। कैरोलस लिनियस, आर.एच. व्हिटेकर, ऑप्शन नंबर सी है अर्नेस्ट हिकल, और ऑप्शन नंबर बी है चार्ल्स डार्विन। तो इसका सही आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी, आर.एच. व्हिटेकर जी ने। 5 जगत वर्गीकरण का प्रस्ताव किस वर्ष किया गया था, यानी कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का प्रस्ताव किस वर्ष किया गया था? तो ऑप्शंस देख लेते हैं। 1735, 1866, 1969 और 1971। तो सही आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी, 1969। व्हिटेकर की 5 जगत प्रणाली के अनुसार समस्त जीवों को कितने जगतों में वर्गीकृत किया गया था? 2, 3, 4 और 5। इसका आंसर क्वेश्चन में ही छिपा हुआ है, कर रखा है 5 जगत प्रणाली, तो ऑब्वियसली इसमें 5 जगत में डिवाइड किया गया होगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हिटेकर के 5 जगत वर्गीकरण में निम्नलिखित में कौन सा जगत शामिल है? तो मोनेरा, केवल प्रतिष्ठा, केवल कवक, नहीं, इसमें सब शामिल हो जाएगी। इसके अलावा भी 2 होंगे, तो उपयुक्त में सभी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 जगत वर्गीकरण में निम्नलिखित में कौन सा सही कर्म है? ऑप्शंस देखते हैं। मोनेरा, प्रतिष्ठा, पादप, कवक, जंतु। ऑप्शन नंबर ए में था, और ऑप्शन नंबर बी में देखते हैं पादप, जंतु, मोनेरा, कवक और प्रतिष्ठा। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। मोनेरा, कवक, प्रतिष्ठा, जंतु और पादप। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जा रही है प्रतिष्ठा, मोनेरा, जंतु, पादप और कवक। तो इसका सही आंसर हो जाएगी ए, मोनेरा, प्रतिष्ठा, पादप, कवक और जंतु। ये करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। मोनेरा जगत में किस प्रकार की जीव सम्मिलित किए जाते हैं? एक, केवल बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक जीव, सभी प्रोकैरियोटिक जीव, केवल प्रकाश संश्लेषी पादप, केवल परजीवी पादप। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी, सभी प्रोकैरियोटिक। बी नंबर करेक्ट हो जाएगी। मोनेरा जगत में निम्नलिखित में कौन सम्मिलित किया जाता है? जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, उपयुक्त में सभी। तो ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में सभी चले आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तंतु में जीवाणु किस जगत के अंतर्गत रखे जाते हैं? क्वेश्चन सुनिएगा फिर से कि तंतु में जीवाणु किस जगत के अंतर्गत रखे जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर इसका बी यानी मोनेरा करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं। प्रतिष्ठा जगत में सामान्यतः किस प्रकार के जीव शामिल होते हैं? ऑप्शंस देख लेते हैं। एक कोशिकीय प्रायः जलीय यूकेरियोटिक जीव। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं बहुकोशिकीय स्थलीय प्रोकैरियोटिक जीव। ऑप्शन नंबर सी है केवल मृतोपजीवी जीव, और ऑप्शन नंबर डी है केवल उपभोक्ता जीव। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक कोशिकीय प्रायः जलीय यूकेरियोटिक जीव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिष्ठा जगत के जीव सामान्यतः किस प्रकार के माने जाते हैं? ऑप्शन है प्रोकैरियोटिक एवं बहुकोशिकीय। ऑप्शन नंबर बी है यूकेरियोटिक एवं एककोशिकीय। ऑप्शन नंबर सी है एककोशिकीय एवं परजीवी। ऑप्शन नंबर सी है बहुकोशिकीय एवं जंतु भोजी। तो सही आंसर इसका हो जाएगी बी, यूकेरियोटिक एवं एककोशिकीय, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर, यूकेरियोटिक एवं एककोशिकीय। पादप एवं जंतु के बीच स्थित यूग्लिना किस जगत में रखा जाता है? पादप एवं जंतु के बीच स्थित यूग्लिना किस जगत में रखा जाता है? तो ऑप्शंस देख लेते हैं। मोनेरा, प्रतिष्ठा, पादप और कवक। तो सही आंसर इसका बी हो जाएगी, प्रतिष्ठा। नेक्स्ट देख लेते हैं। यूग्लिना सूर्य के प्रकाश में किस प्रकार की जीवन पद्धति प्रदर्शित करती है? मृतोपजीवी, परजीवी, स्वपोषी या जंतुभोजी। तो इसका सही आंसर हो जाएगी स्वपोषी यानी कि ऑटोट्रॉपिक। प्रकाश के अभाव में यूग्लिना किस प्रकार के पोषण प्रदर्शित करते हैं? ऑप्शंस देख लेते हैं। स्वपोषी, इतरपोषी, प्रकाशपोषी, रासायनिक स्वपोषी। तो इसका सही आंसर भी हो जाएगी इतरपोषी। यहाँ का रहा है प्रकाश के अभाव में, यानी कि उसे सनलाइट नहीं मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए पाठ के अनुसार
प्रतिष्ठा जगत के अंतर्गत साधारणतः कौन से जीव आते हैं? ऑप्शंस देख लेते हैं क्या सब है। तो ऑप्शंस पहला है प्रोटोजोआ, जिम्नोस्पर्म, ब्रायोफाइटस और एनीलिडा। तो इसका सही आंसर हो जाएगी प्रतिष्ठा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पादप जगत में सामान्यतः किस प्रकार के जीव सम्मिलित होते हैं? पादप जगत में सामान्यतः किस प्रकार के जीव सम्मिलित होते हैं? तो इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं, रंगहीन एक कोशिकीय परपोषी जीव, बी है ऑप्शन रंगीन बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषी उत्पादक जीव, ऑप्शन नंबर सी है केवल मृतोपजीवी, और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी केवल जलीय प्रोकैरियोट्स। तो सही आंसर भी हो जाएगी इसका, रंगीन बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषी उत्पादक जीव। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पादप जगत का अंग है? ऑप्शन है शैवाल, मॉस, पुष्पीय तथा अपुष्पीय बीजीय पौधे और उपयुक्त में सभी। तो सही आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में सभी। कवक जगत में किस प्रकार के जीव सम्मिलित किए जाते हैं? तो ऑप्शंस देख लेते हैं, प्रोक्रियोटिक एवं स्वपोषी जीव, यूकैरियोटिक एवं परपोषी जीव, केवल प्रकाश संश्लेषी जीव, केवल जंतु भोजी जीव। तो इसमें हो जाएगी करेक्ट आंसर यूकैरियोटिक एवं परपोषित जीव, ऑप्शन नंबर बी। कवकों के पोषण में किस विधि से होता है, यानी कवकों में पोषण किस विधि से होता है? ऑप्शंस देख लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण द्वारा, जंतु संभोजन द्वारा, अवशोषण द्वारा और रासायनिक संश्लेषण द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगी अवशोषण द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कवक सामान्यतः किस प्रकार के पोषण वाले जीव होते हैं? कवक सामान्यतः किस प्रकार के पोषण वाले जीव होते हैं? पहला ऑप्शन है स्वपोषी, इतरपोषी, स्वपोषी एवं इतरपोषी दोनों, केवल जंतु संभोजी। तो ये हो जाएगी इतरपोषी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कवक सामान्यतः किस रूप में पाए जाते हैं? कवक सामान्यतः किस रूप में पाए जाते हैं? केवल स्वपोषी, केवल जलीय, परजीवी एवं मितोपजीवी, केवल उत्पादक। तो सही आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी, परजीवी और मितोपजीवी दोनों रूप में ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कवकों की कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? कवकों की कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? पहला ऑप्शन है सेल्यूलोज, बी है काइटिन, सी है पेप्टिन और डी है लिग्निन। ठीक है, तो देखते हैं इसका सही आंसर काइटिन हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, काइटिन को किस प्रकार का पदार्थ माना जाता है? ऑप्शंस देखते हैं, साधारण प्रोटीन, जटिल संकरा, वसायुक्त अम्ल और न्यूक्लिक अम्ल। तो काइटिन को दरअसल जटिल संकरा माना जाता है, संकरा यानी कम्प्लेक्स सुगर के रूप में जान सकते हैं इसको। नेक्स्ट देखते हैं, एनिमल जगत में किस प्रकार के जीव सम्मिलित किए जाते हैं? बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक उपभोक्ता जीव, एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक उत्पादक जीव, बहुकोशिकीय संपोषी जीव और केवल मितोपजीवी जीव। तो इसका सही आंसर हो जाएगी बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक उपभोक्ता जीव, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंतु जगत के जीवों के लिए जंतु संभोजी शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में किया गया है? वे प्रकाश से भोजन बनाते हैं, वो अवशोषण द्वारा भोजन बनाते हैं, वे ठोस भोजन ग्रहण कर पोषण प्राप्त करते हैं, वे केवल मृत पदार्थों का पर निर्भर रहते हैं। तो जंतु संभोजी के लिए है ये, वो ठोस भोजन द्वारा या ठोस भोजन ग्रहण कर पोषण प्राप्त करते हैं, इसको हम जंतु संभोजी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, जंतु जगत को अन्य किस नाम से जाना जाता है? यानी कि एनिमल किंगडम को आप और किस नाम से जानते हैं? प्रोटोजोआ, ऑप्शन नंबर बी मेटोजोआ, ऑप्शन नंबर सी माइसीलियम, ऑप्शन नंबर डी थैलोफाइटा। किस नाम से आप जानते हैं? तो मेटाजोआ के नाम से इसे जानते हैं। ध्यान रखिएगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है कि जंतु जगत यानी कि एनिमल किंगडम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो मेटाजोआ। निम्नलिखित में से कौन सा जीव जंतु जगत का अंग है? ऑप्शन देख लेते हैं, हाइड्रा, जेलीफिश, मछली और उपयुक्त में सभी। करेक्ट आंसर हो जाएगी उपयुक्त में सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सरीसृप, उभयचर, पक्षी तथा स्तनधारी किस जगत के अंतर्गत आते हैं? यानी रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस और बर्ड्स और मैमल्स किस जगत के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शंस देख लेते हैं, प्रोटिस्टा, पादप, जंतु और कवक। तो ये सभी जंतु जगत के अंतर्गत आते हैं। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी में है जंतु, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगी? करेक्ट हो जाएगी, जंतु जगत के अंतर्गत ये सब आते हैं। आगे देखते हैं, वर्गीकरण की आधारभूत इकाई क्या है? वर्गीकरण की आधारभूत इकाई क्या है? वंश, कुल, जाति, क्लास।
यानी कि जीनस, फैमिली, स्पीसीज और क्लास। तो वर्गीकरण की आधारभूत इकाई जाति होती है, स्पीसीज होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति को प्रचलित का श्रेय किसे दिया जाता है? जीवों के नामकरण की पद्धति यानी द्विनाम पद्धति बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को प्रचलित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ऑप्शंस देख लेते हैं, अर्नेस्ट हिकल, कैरोलस लिनियस, R.H. विकेटर और अरस्तु जी। तो सही आंसर इसका बी नंबर कैरोलस लिनियस ठीक हो जाता है। यानी कि वर्गीकी का जन्मदाता, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहा जाता है? डार्विन जी को, विकेटर जी, कैरोलस लिनियस और लेमार्क। तो सही ऑप्शन हो जाएगी सी, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि द्विनाम पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीवधारी का वैज्ञानिक नाम किस भाषा के दो शब्दों से मिलकर बनता है? फिर से क्वेश्चन सुनिएगा, द्विनाम पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीवधारी का वैज्ञानिक नाम किस भाषा के दो शब्दों से मिलकर बनता है? ऑप्शंस देख लेते हैं, ग्रीक भाषा, संस्कृत भाषा, लैटिनकृत शब्दों के दो भाग और अंग्रेजी भाषा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगी, लैटिनकृत शब्दों के दो भाग। नेक्स्ट देख लेते हैं, द्विनाम पद्धति में वैज्ञानिक नाम का पहला शब्द क्या कहलाता है? द्विनाम पद्धति में वैज्ञानिक नाम का पहला शब्द क्या कहलाता है? ऑप्शंस देख लेते हैं क्या सब है। तो ऑप्शंस है यहाँ पे जाति नाम, वंश नाम, कुल नाम, वर्ग नाम। ऑप्शंस देख लिए हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगी वंश नाम। क्या हो जाएगी? वंश नाम। यानी कि द्विनाम पद्धति में वैज्ञानिक नाम का पहला शब्द क्या कहलाता है? तो वंश नाम, जेनेरिक नेम हो जाएगी। द्विनाम पद्धति में वैज्ञानिक नाम का दूसरा शब्द क्या कहलाता है? वंश नाम, समुदाय नाम, जाति नाम या गण नाम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जाति नाम। पहला कहलाता है वंश नाम और दूसरा कहलाता है जाति नाम। ध्यान रखिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वंश तथा जाति नामों के बाद सामान्यतः किसका नाम लिखा जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं, उस देश का नाम जहाँ जीव पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी में उस वैज्ञानिक का नाम जिसने जाति की पहचान या नामकरण किया है। उस प्रयोगशाला का नाम जहाँ उसका अध्ययन हुआ है। नेक्स्ट ऑप्शन है उस कुल का नाम जिसमें वह रखा गया। तो सही आंसर बी हो जाएगा। दरअसल हम लोग उस वैज्ञानिक का नाम जिसने जाति की पहचान या नामकरण किए हैं उसका लिखा जाता है। होमो सेपियंस में होमो क्या है? होमो सेपियंस में होमो क्या है? तो होमो हो जाएगी, ऑप्शंस देख लेते हैं, जाति नाम, कुल नाम, वंश नाम, वर्ग नाम। तो होमो हो जाएगी यहाँ पे वंश नाम। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगी। होमो सेपियंस में सेपियंस क्या है? वंश नाम, जाति नाम, गण नाम, वैज्ञानिक का नाम। तो इसका सही आंसर हो जाएगी जाति का नाम, ऑप्शन नंबर बी। ध्यान रखिएगा, होमो सेपियंस में होमो हो जाती है वंश नाम और सेपियंस हो जाती है जाति नाम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, होमो सेपियंस लीन में अंत में लीन किसका घोतक है? ऑप्शंस देख लेते हैं, कुल का नाम, स्थान का नाम, नामकरण करने वाला वैज्ञानिक विद का, और डी है खोज वर्ष का। तो ऑप्शन नंबर सी कि जिन्होंने खोजा उनका नाम है लिन, लीनियस से है, कैरोलस लीनियस है, उन्हीं का नाम है लिन लगा होता है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सम्मिलित है? आपको इसमें करेक्ट ढूंढना है कि सही कौन सा है। मोनेरा सभी प्रोकैरियोटिक जीव हैं, कवक सभी स्वपोषी हरे पौधे हैं, प्रोटिस्टा सभी बहुकोषीय जंतु हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जा रही है, जंतु काइटिन भित्ति वाले मृतोपजीवी हैं। तो सही आंसर ए हो जाएगी कि मोनेरा सभी प्रोकैरियोटिक जीव हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सा युग्म अशुद्ध सम्मिलित है? इनकरेक्ट ढूंढनी है। ऑप्शंस देख लेते हैं, प्रोटिस्टा एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीव, ऑप्शन बी है पादप प्रकाश संश्लेषी उत्पादक, ऑप्शन सी है कवक अवशोषण द्वारा पोषण, और डी है जंतु कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी, जंतु कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। ये इनकरेक्ट है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? आपको इसमें करेक्ट ढूंढनी है। यूक्लिना केवल स्वपोषी होते हैं, ऑप्शन नंबर बी है, कवक प्रायः स्वपोषी होते हैं, ऑप्शन नंबर सी है, प्रोटिस्टा में प्रायः जलीय एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीव होते हैं, ऑप्शन नंबर डी है, जंतु जगत में प्रोकैरियोटिक जीव सम्मिलित किए जाते हैं। तो इसमें आपको सही ढूंढनी है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी, प्रोटिस्टा।